नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया में 3 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 1 घंटे बिजली गुल रहने के कारण मौत हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने ये बात भी मानी है कि बिजली गुल हुई थी, लेकिन मौत की असल वजह के लिए अस्पताल प्रबंधन ने रिपोर्ट तलब की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने आगे कहा कि हमीदिया अस्पताल में 5:58 पर लाइट चली गई। वहां बैकअप के इंतजाम है, लेकिन जनरेटर बंद हो गया था। इसके मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने के कारण एक इंजीनियरिंग को सस्पेंड किया गया है और मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीर माना है। डीन और डायरेक्टर को नोटिस भी जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट आज ही दी जाएगी। जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो हमीदिया प्रशासन ने दी है उसमें कहा गया है कि बिजली जाने के कारण मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी मौत होना गंभीर और दुखद है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र पाराशर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, घटना हुई है, एक बहुत ही दुखद घटना है कि एक सबसे जाने माने अस्पताल में इस तरीके की मौत हुई है, बिजली भी गुल हो गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बता दूंगा। निश्चित ही लगातार जिस तरह से बड़े गंभीर मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सख्त रवैया अपनाते हुए और यहाँ पर एक्शन मोड दिखाया है, तो वहीं पर जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 3 मरीजों की मौत सामने आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन कमी के चलते ये मौत का कारण माना जा रहा है, तो वहीं पर विभाग द्वारा अलग अलग सफाई जब शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया के इंचार्ज के लिए नोटिस दिया डीन के लिए, उसके बाद जब जवाब आया सामने तो उसमें साफ तौर पर विभाग ने जवाब दिया कि जनरेटर दुरुस्त था और साथ ही साथ बिजली 1 घंटे बाद जरूर आ गई, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही नहीं, जबकि डॉक्टरों ने तमाम ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर बैठे ये मरीज को ऑक्सीजन सही से न मिलने के कारण इनकी मौत हो गई है। वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार हमीदिया की शिकायत पिछले कई समय से आई थी। प्रदेश का बड़ा शासकीय अस्पताल है और यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर लोगों के मरीजों के लिए तुरंत तत्काल यहाँ सेवाओं की लापरवाही को देखते हुए भी काफी शिकायतें पूर्व में आई थी, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त यहाँ पर निलंबन की भी कार्रवाई सामने की है। लेकिन बात है 3 कोरोना मरीजों की, बिजली गुल हो जाती है अस्पताल की और प्रशासन सोता ही रहता है। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, यहाँ पर 2 पहलू सामने आ रहे हैं। एक तो विभाग हमीदिया प्रबंधन का, अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है कि यह बिजली फॉल्ट के कारण गई है। दूसरे पहलू को हम देखें, दूसरे चीजों को देखें तो यहाँ पर यह बिजली गुल होने की बात सामने आ रही है, तो बड़ा गफलत की स्थिति है। लेकिन तीसरी ओर हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी प्रशासन द्वारा जनरेटर की और पावर बैकअप की व्यवस्था आईसीयू वार्ड में होती है, तो यहाँ पर देखने में यह आता है कि अगर फॉल्ट होने के बाद जनरेटर प्रॉपर काम नहीं करते हैं और पावर बैकअप नहीं देते, जिसके कारण मरीजों की मौत हुई है, तो उसमें साफ तौर पर भले वो तकनीकी फॉल्ट हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं जनरेटर में एयर कैसे आती है, चूंकि बड़ी गंभीर विषय होता है उस टाइम आईसीयू में जब मरीज भर्ती है, तो वहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं किसी तकनीकी खराबी को नहीं माना जा सकता है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निलंबन किया गया है और वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सा प्रबंधन जिस तरह से यहाँ पर फॉल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरे और सूत्रों की माने तो यहाँ पर साफ तौर पर बिजली गुल जैसा मामला सामने आया और वहाँ पर बताया भी स्थानीय लोग ने कि बिजली गुल हुई थी। तो यहाँ पर दो अलग अलग पहलू यहाँ सामने आ रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट जिस तरह चिकित्सा मंत्री को सौंपी है, वहीं दूसरी ओर 2 गफलत की ओर यह जा रहे हैं। लेकिन जांच की जैसे ही नोटिस दिया तो जांच के बाद कुछ चीजें भी जांच चुकी जा रही है और यहाँ पर सामने गंभीरता लापरवाही बरतने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी लापरवाही के चलते 3 मरीजों की मौत हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हमीदिया अस्पताल में हुई मौतों को लेकर दुख जताया है और शिवराज सरकार पर
निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि भोपाल के शासकीय हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड की बिजली गुल, पावर बैकअप फेल, जनरेटर बंद, डीजल नहीं, ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था। 3 मरीजों की दुखद मौत, बेहद गंभीर लापरवाही, इसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं और साथ ही शहडोल में भी मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंचा। आखिर सरकार कब नींद से जागेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में जिला साहू संघ कोरिया के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि मिल जाने से भवन के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। साहू संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सरगुजा संभागीय अध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री को कोरिया जिला प्रवास के दौरान जिला साहू संघ कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान साहू संघ के पदाधिकारियों ने समाज हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। पिछले दिनों नशा मुक्ति के लिए प्रदेशव्यापी अभियान के तहत सरगुजा जिले में जन जागरूकता के लिए संचालित गतिविधियों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अवगत कराया गया है। सामाजिक एकजुटता और साथ ही समाज हित में सभी के सहयोग से किए जा रहे कार्यों को लेकर भी मुख्यमंत्री से अनुभव साझा किए हैं। समाज के लोगों ने कोरिया जिले में जिला साहू संघ के भव्य भवन निर्माण की आवश्यकता जताई है। नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई में शनिवार को फिर से बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किरनापुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत बोरवन के जंगल में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को पक्की सूचना मिली थी कि जंगल में नक्सली आए हैं, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने कार्रवाई करते हुए पहले नक्सलियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उनकी ओर से फायर होने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता वीरेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चालू है और बालाघाट में पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें 2 नक्सली हैं वो मारे गए हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, यहाँ पर जो बालाघाट जिले में अधिकांशतः नक्सली मुठभेड़ से नक्सली मारे जा रहे हैं, इसकी जो पुष्टि है हमारे यहाँ अभिषेक तिवारी जी ने की है, जो पुलिस कप्तान है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा बताया गया कि बीती रात मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महिला नक्सली शोभा जो मलाजखंड दलम से जुड़ी हुई हैं और साथ ही एक दरेकशा करके दलम है, उसकी एक महिला है, जो दोनों महिलाओं को यहाँ पर मार गिराया पुलिस ने। तो आगे क्या कार्रवाई की है वीरेंद्र, और काफी ज्यादा जो है और भी नक्सलियों के छुपे होने की क्या संभावना है वहां पर इलाके में? जी, जब से ये मुठभेड़ चालू है तभी से सारे मतलब क्षेत्र में वहाँ पे सर्चिंग चालू है और अभी तक और कोई दूसरी कोई संख्याएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। उन लोगों की संख्याएं लगभग 10 से 12 बताई जा रही है। अभी तक सर्चिंग के दौरान उन्हें कोई ढूंढने की अभी तक कोई व्यक्ति अभी तक पकड़ाया नहीं है, कोई नक्सली नहीं पकड़ाया है। तमाम जानकारी के लिए एमपी के अशोकनगर में एएनबी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां खनिज विभाग ने माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लंबे समय से सिंध नदी पर अवैध खनन का धड़ल्ले से कारोबार चल रहा था, जहां मौके पर पहुंची एएनबी न्यूज की टीम ने अवैध खनन माफियाओं का पर्दाफाश किया। वहीं एएनबी न्यूज के माध्यम से प्रशासन को अवैध खनन की जानकारी मिली। मौके पर रेत माफिया और संसाधनों को नष्ट किया गया। फिलहाल खनिज विभाग ने माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की और साथ ही कार्रवाई करने की और सही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यानी मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इस तहसील में।
और अभी बीच में चुनाव में भी व्यस्त है और आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में अगर आया है तो मैं मौका दिखवा लेता हूँ। अगर तुरंत होना पाया जाएगा तो थाना प्रभारी माइनिंग ऑफिसर के साथ कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समय से चल रहा है सर ये? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। एमपी के ग्वालियर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे आए दिन शहर में बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों की गिरेबान तक पहुंचने में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला शहर के माधोगंज थाना इलाके से है, जहां पर चौरसिया परिवार को शादी समारोह में शामिल होना महंगा पड़ गया। दरअसल चौरसिया परिवार घर में ताला लगाकर शादी में शामिल होने के लिए गया था, तभी अज्ञात चोरों ने मौका पाकर घर में ताले चटका दिए और घर में रखे 21 लाख रुपए नकदी चुराकर फरार हो गए। जब परिजन घर लौटे तो उन्होंने घर के ताले टूटे देखे, तब घर में हुई चोरी का पता लगा, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। ये चौरसिया कॉलोनी के निवासी अजय चौरसिया के यहाँ पर रात को जिनकी फैमिली किसी शादी ब्याह में गई हुई थी, तो रात के 12-1 बजे लगभग 9 तारीख की दरमियानी रात को उन अज्ञात चोरों ने उनके घर पे उसके चोरी कर ली। तो 21,11,000 रुपये की चोरी हुई है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और घर से 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक घर वाले उस वक्त किसी शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। राजस्थान के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में एम्बुलेंस के लोकार्पण और दवा वितरण केंद्र के 5 कमरों के शिलान्यास समारोह में उद्घाटन किया गया, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां अस्पताल में जमकर हंगामा बरपाया। दरअसल अस्पताल में निजी तौर पर एक एम्बुलेंस आई थी और भामाशाह ने दवा वितरण केंद्र बनाने के लिए 5 कमरों के लिए राशि दी थी, जिस पर पीएमओ ने भामाशाह की मांग पर दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को बतौर उद्घाटनकर्ता बुलाया था। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि चुनावी आचार संहिता है और मनोज मेघवाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा उद्घाटन करना लोकतंत्र का उल्लंघन है और इस मामले पर पीएमओ ने भी अपनी सफाई दी है। अब इस उद्घाटन पर सियासी रंग जो है वो चढ़ने लगा है। पहले आप सुनिए किसने क्या कहा, फिर आते हैं चर्चा पर। पीएमओ साहब के रिक्वेस्ट पे किया है। दूसरा जो सोनोलॉजिस्ट का, यहाँ सोनोलॉजिस्ट परमानेंट थे, अभी महीने भर पहले अचानक अपनी पर्सनल कारण से वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए थे। अब आचार संहिता आज हटी है, तो सोमवार को मैं जयपुर जाऊंगा, वहाँ चिकित्सा मंत्री जी से बात करके तुरंत यहाँ रेडियोलॉजिस्ट लगाने के लिए प्रबंध करूंगा। इस बात का है कि एक तो कोविड-19 का जो चल रहा है उस सारी गाइडलाइन का अनुपालना नहीं, दूसरी ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा होता है। चाहे सरकारी खर्चे से आई है, कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये करवाते उद्घाटन तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो आदमी आज तक कहीं भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ, केवल इस बात के आधार पर कि वो भंवरलाल जी का पुत्र है, उसके पिता मंत्री रहे हुए, उस आधार पर क्या यहाँ पर उद्घाटन करवाया जाना चाहिए? किस हैसियत से इन्होंने उद्घाटन करवाया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है या राजशाही चल रही है यहाँ पर? सुनो, आज का जो कार्यक्रम केवल एम्बुलेंस का नहीं था। आज का कार्यक्रम एक्चुअली जो दानदाता है नियामत जी ने एक 5 कमरों की बना रही थी वो दवा वितरण के अंदर, उसके लिए उसका जो बनाने वाले जो मालिक है वो खुद आए थे और उनका जो कार्यक्रम शुरू करने की कार्यक्रम था, उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरा इनके द्वारा मेरा कार्य कराया जाए, वो उसके लिए था। मैं तो वो तो कुल मिलाकर उद्घाटन समारोह जनप्रतिनिधियों के रस्साकसी में फंसता नजर आ रहा है और सुजानगढ़ की इस घटना पर बीजेपी में जमकर आक्रोश है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खेमाराम मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद जी। खेमाराम जी, माना कि राजनीतिक दलों में वंशवाद की बेल को खूब पोषण देने का काम किया जाता रहा है, अब बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है अब पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के उत्तराधिकारी जो है सियासी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी जो है किस तरीके से शुरू हो चुकी है? पॉलिसी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य में मतभेद तो नहीं होना चाहिए था। अब जब उद्घाटन हो रहा है तो आपको जनता के हित के लिए सही समर्थन और सहयोग तो देना चाहिए था। मेरा निवेदन इसमें यह है कि उद्घाटन हो, लेकिन उद्घाटन करे कौन है? तो करने वाला क्या जनप्रतिनिधि है? क्या है वो? किस हैसियत से उद्घाटन कर रहा है? पता नहीं ये क्या परिपाटी लगा रखी है। अभी तो उसकी बेटी कर रही थी पहले, इस आधार पे उतने सारे उद्घाटन किए उन्होंने, जगह जगह प्लेटें लगा लगा के तोड़ दिया।
अब ये इसका बेटा है, इसलिए इसकी किस आधार से, आचार संहिता के अंदर ये इस तरह से उद्घाटन कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है, हम उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे हमारे अधिकारी है जो ये इस तरह से बैठे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भी हम कैसे करा रहे हैं। खेमाराम मेघवाल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मेहमान इस वक्त कांग्रेस नेता त्रिलोक मेघवाल भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। स्वागत है साहब, धन्यवाद। त्रिलोक जी, जिस तरह से पंचायत चुनाव ने इस बार सत्ता और अह के बीच में पार्टी विचारधाराओं संबंध सबको दरकिनार होते हुए देखा, राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, कांग्रेस के लिए इसके क्या कुछ मायने? कांग्रेस के लिए अब राह जो है वो आसान नहीं दिख रही है, तो सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र के रूप में जमीन तलाशने में जुटी है क्या कांग्रेस? सर मैं मंत्री जी से फर्स्ट टाइम तो ये कहना चाहूंगा, मैं मंत्री खेमाराम जी मेघवाल साहब से कहना चाहूंगा, साहब आप अपना दिल छोटा ना करें। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब अब दुनिया में रहे नहीं, उनकी पुत्री थी वो भी दुनिया में रही नहीं। इस दुखद पीड़ा के टाइम में उनके सुपुत्र मनोज माइल द्वारा ये उद्घाटन का काम जो किया गया है, ये भला और नेक काम किया गया है, कोई बुरा काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं मंत्री महोदय और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना दिल छोटा कतई ना करें। आप भी सुजानगढ़ की उसी हॉस्पिटल में कोने पर एक शौचालय बना हुआ था सर, उस शौचालय को अभी नष्टो नाबूद कर दिया गया है। पुराना ऐतिहासिक शौचालय था, आस पड़ोस के कई लोग वहाँ पेशाब करके अपना काम निकालते थे। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के नेताओं से कि उस टूटे हुए शौचालय को बनवाना चाहिए और उस टूटे हुए शौचालय को बनवाना। त्रिलोक जी, कांग्रेस की जड़ें जो है वो गांव में मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस गांव में कमजोर दिखाई दे रही है। पिछले चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस का यहां गांव का जो संगठन है वो ध्वस्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीतिक शून्यता पैदा हो चुकी है। क्या इसका असर जो है वो परिणामों में दिख रहा है? क्या इसी वजह से सुजानगढ़ में सियासी हलचल बढ़ रही है? क्या माना जाए, क्या कांग्रेस में अब कोई चर्चित चेहरा नहीं है? क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं कि जब मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल जनप्रतिनिधि ही नहीं है तो उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं इसी बात पर आता हूँ सर। ये मंत्री महोदय अभी कह रहे हैं वंशवाद का जो एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हाल ही में इन्होंने ब्लॉक मेंबर आप सर के चुनाव के लिए ग्रामीण व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था, परंतु उन्होंने शहर से अपने भतीजे को उठा करके और ब्लॉक मेंबर के भतीजे की पत्नी को उठा करके और ब्लॉक मेंबर चुनाव जिताया है। क्या ये वंशवाद नहीं है? इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को कानूता से ब्लॉक मेंबर जितवा करके और सुजानगढ़ का प्रधान बनाया है। क्या ये इसमें वंशवाद नहीं है? ये वंशवाद। जवाब ले लेते हैं खेमाराम जी। सरकारी अस्पताल में उद्घाटन के इस मुद्दे का, राजनीतिक हो चुकी इस लड़ाई का राजनीतिक जवाब कैसे देंगे? क्या चाहते हैं कि आगे कोई भी ऐसा समारोह अगर होता है तो क्या आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से परमिशन ली जाए क्या? क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो आगे भी हल्ला बोल कर सकते हैं ना। और जैसे आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उससे क्या माना जाए? क्या वाकई में विरोध करना जायज है? क्योंकि यहां मरीजों की भलाई तो कहीं नजर नहीं आ रही, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ जो है वो जरूर दिखाई दे रहा है। कहीं इस मुद्दे की आड़ में संजीवनी की तलाश में तो नहीं है बीजेपी के हुक्मरान? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो सुविधाएं हैं उसके लिए पीएमओ सक्षम है, वो उद्घाटन करके उसको चालू कर सकते थे। तो इनके मास्टर भंवरलाल के बेटे से उद्घाटन करने का किस कारण से करवाया गया? वो क्या है, किस हैसियत से किया उन्होंने, वो आज की तारीख में है क्या? और वो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिस ढंग से ये कार्रवाई कर रहे हैं और जनता के उद्घाटन करवा रहे हैं उनसे, तो ये बहुत गलत बात है। जनता की सुविधा के लिए है तो वहाँ का पीएमओ बैठा है, वहाँ का सीएमएचओ बैठा है, वो किस काम के? वो उद्घाटन करके उसको चालू करे जी, उसकी व्यवस्था के लिए है। या जनप्रतिनिधि नहीं है तो उद्घाटन उसे कराने के लिए क्या जरूरी है कि उसके बेटे से कराए, उसकी बहू से कराए, या उसके काके से कराए, उसके ताऊ से कराए? ये कहाँ का मैटर है जी? चलिए, त्रिलोक मेघवाल जी, खेमाराम मेघवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जहां हाल ही में राजस्थान में हुए 20 जिला परिषदों के परिणामों में दोनों पार्टियों के दिग्गजों का परिवारवाद हावी रहा, तो सुजानगढ़ में एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ चुकी है। अब कौन अपना हित साधने की कोशिश में जुटा है, किस सियासी हुक्मरान को क्या उम्मीद है, ये तो पब्लिक है जो सब जानती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बता रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में सियासी रंग तो चढ़ने लगा है। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम
अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी